आप सभी का श्री राजाराम सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और अपन पढ़ रहे थे बाइनरी ऑपरेशन, मैथमेटिक्स क्लास 12th में बाइनरी ऑपरेशन के बारे में चर्चा चल रही थी। प्रीवियस वीडियो हमने बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है और किस प्रकार ऑपरेट होता है, किस किस सेट में वो बाइनरी ऑपरेशन कह सकते हैं और किस सेट में उसको बाइनरी ऑपरेशन नहीं कहेंगे, उन सभी के बारे में हमने चर्चा कर चुके थे। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द्विआधारिक संक्रियाओं के प्रकार या फिर बाइनरी ऑपरेशन के क्या क्या टाइप हो सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, और उसमें सबसे पहला है क्रम विनिमयता, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में अध्ययन करेंगे। क्रम विनिमयता कब कहेंगे कब नहीं कहेंगे उसको अपन देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि वह कोई न कोई क्या होना चाहिए, बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। ठीक है, तभी अपन उसको क्या कहेंगे कि क्रम विनिमय संक्रिया उसमें होगी या नहीं होगी। तो उसके लिए जो कंडीशन है वो ये है कि ए एस्टिक बी इज इक्वल टू बी एस्टिक का ए, और फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस, यानी कि प्रत्येक अवयव के लिए इस प्रकार का संबंध यदि उसमें लग रहा है तो फिर अपन क्या कहेंगे कि वह एक क्रम विनिमयता संक्रिया की पालना कर रही है, अन्यथा नहीं। तो ये एक छोटा सा नियम होता है। इस नियम के बारे में थोड़ा मैं और डिटेल से बताऊं तो जैसे आपने देखा होगा कि 3 + 4 कितना होता है, 7 होता है, या फिर 4 + 3 कर दूं तो भी 7 होगा। मैंने क्रम चेंज कर दिया तो इसका नाम क्या पड़ गया कि ये तो है कि योग संक्रिया में क्रम विनिमयता नियम की पालना होती है, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी संक्रिया लग सकती है। तो क्या उस संक्रिया के लिए इस प्रकार का नियम की पालना हो रही है या नहीं हो रही है? यदि हो रही है तो वह क्रम विनिमयता संक्रिया कहलाएगी, नहीं हो रही है तो वह नहीं कहलाएगी। उसके लिए अपन इस प्रकार का चेक करेंगे कि भाई ए एस्टिक बी भी ज्ञात करेंगे और बी एस्टिक ए भी ज्ञात करेंगे, और दोनों को चेक करेंगे क्या हकीकत में ये बराबर है या नहीं। यदि है तो क्रम विनिमयता, नहीं है तो नहीं होगी। तो क्या क्या कुछ एग्जाम्पल बन सकते हैं उसके बारे में अपन चर्चा कर देते हैं। एग्जाम्पल इसका यह होता है कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में, रियल सेट आर में आपने यदि देखा हो तो योग और गुणन ये दोनों क्रम विनिमय होते हैं, हमेशा क्रम विनिमय होंगे। कैसे कि आप कोई भी a + b करो तो आपको b + a के बराबर ही वैल्यू मिलेगी। क्लियर? फॉर ऑल बिलोंग टू a, b बिलोंग्स टू r, फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू r में ऐसा संभव है। हम सब जानते हैं कि a + b करो या b + a करो। अभी मैंने 3 + 4 + 3 से 7 से समझा दिया। अब देखो, ठीक है, और गुणन में क्या होगा, a.b इज इक्वल टू b.a फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू r। क्या ऐसा सभी संभव है? बिल्कुल संभव है। भले आप 3 × 4 करो तो भी 12 आएगा, और 4 × 3 करो तो भी 12 आएगा, या फिर कोई भी दो रियल नंबर का आपस में मल्टीप्लाई क्रम भंग करके करोगे तो आपको आंसर सेम प्राप्त होगा। इसलिए अपन क्या कहते हैं कि आर में योग और गुणन क्रम विनिमयता नियम की पालना करते हैं, लेकिन व्यंकलन नहीं होता है। क्यों व्यंकलन में तो क्या होगा, 3 - 4, 3 - 4 करोगे तो -1, लेकिन 4 - 3 करोगे तो +1। तो ये दोनों इक्वल तो नहीं है, तो इसलिए क्रम विनिमय नियम की पालना नहीं करेंगे। तो अब आपको याद क्या रखना है, याद केवल ये चीज़ रखनी है। आपको हम अपन क्या देंगे, कोई भी एक नियम देंगे और उस नियम को चेक करना पड़ेगा कि भाई ये क्रम विनिमय है या नहीं। तो आप जस्ट उसमें क्या अप्लाई करोगे, ए एस्टिक बी निकालेंगे और बी एस्टिक ए निकालेंगे, और दोनों को इक्वल करना चाहेंगे। यदि हो रहे हैं तो क्रम विनिमय होंगे, अन्यथा नहीं। अब सेकंड टाइप देखते हैं, चारचर्य नियम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। किसी समुच्चय एस में परिभाषित संक्रिया एक द्विआधारिक संक्रिया चारचर्य संक्रिया कहलाती है। अब देखो, चारचर्य का मतलब होगा उसमें कम से कम 3 अवयवों की जानकारी। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, ए एस्टिक बी एस्टिक सी, इधर भी ए एस्टिक बी एस्टिक सी। फिर आप कोई भी 2 ग्रुप पर कोष्टक लगा दो, तो मैंने बी और सी पर ले लिया और फिर अलग अलग कोष्टक यहाँ कर दिए। तो फिर यदि ऐसा करने पर ये दोनों बराबर हो रहे हैं तो फिर अपन इसको क्या कहेंगे, क्रम विनिमयता नियम की चारचर्य नियम की पालना कर रहे हैं, अन्यथा नहीं। किस टाइप से, ए एस्टिक बी एस्टिक सी
पहले बी एस्टिक सी पर कोष्टक ले लिया और इधर ए एस्टिक बी पर, लेकिन क्रम वही रखा है, क्रम ए बी सी, इधर भी ए बी सी, लेकिन कोष्टक का ऑर्डर है वो चेंज किया है। तो उसको अपन क्या कहते हैं, चारचर्य नियम या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ऐसा सभी में होना चाहिए, इसके सभी प्रत्येक अवयव के लिए। जैसे जस्ट चेक कर देते हैं कि पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय जेड में योग और गुणन में, ठीक है, रियल की बात नहीं कर रहे हैं, अब की बार मैं पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय की बात कर रहा हूँ, योग और गुणन में, तो क्या ऐसा संभव है या नहीं? तो अपन कहेंगे बिल्कुल संभव है। योग में यदि आप के सामने ये मैंने नंबर लिख लिया 2 + 3 + 4, ठीक है, जस्ट ये एग्जांपल समझने की दृष्टि से ले रहे हैं। अभी आपको केवल ये नियम लिखने की, ये क्रम विनिमयता का नियम है, ये चारचर्य का नियम है, फिर आगे 2 नियम तस्मक और प्रतिलोम का पढ़ेंगे वो नियम, देन उसके बाद फिर एग्जाम्पल लेंगे जिसमें अपन चारों एक साथ चेक करेंगे। तो 2 + 3 + 4 इधर भी मैंने लिख लिया। चलो इसको चेक करते हैं। तो यहाँ कोष्टक लगा दिए इसके, तो कोष्टक का मतलब है ये पहले जोड़ेंगे 7 और ये हो गया 9, और अब की बार कोष्टक अलग चेंज कर दिया, इस पर लगा दिया, तो 5 + 4 तो भी 9। तो ये योग में तो करते हैं, गुणन में भी ऐसा ही होता है। गुणन में आप चेक करोगे तो बन जाएगा 2 × 3 + 4, ठीक है, ये कोष्टक ले लिया तो ये बन गया 6 + 4 24, 2 + 3 + 4, अब की बार इसके कोष्टक ले लिया तो 2 × 12 तो भी 24। कहने का मतलब योग और गुणन में तो ऐसा संभव है, लेकिन आप यदि माइनस के साथ करोगे तो माइनस में ले लिया 2 - 3 - 4, तो यहाँ पर मैंने लगा दिया, तो ये तो कितना बनेगा 2 - बोलो 2 - 1 माइनस का 1, तो ये बन गया 2 + 1 यानी कि 3। और इसी में यदि मैं कोष्टक चेंज कर दूँ, क्या मैंने किया वापस देख लो एग्जांपल, 2 - 3 - 4 है, तो पहले इस कोष्टक लगा दिया, तो यहाँ कोष्टक लगाऊंगा 3 - 4 कितना होगा माइनस का 1, तो 2 और माइनस माइनस प्लस 2 + 3 1 हो गया, 2 + 1 3 हो गया, और ये है 2 - 3 - 4। अब की बार कोष्टक यहाँ ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा -1, ये बन जाएगा -1, इधर -4 तो माइनस का 5, तो कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब ये कि जेड में योग और गुणन के नियम में चारचर्य नियम की पालना हो रही है और व्याकलन में नहीं हो रही है, ठीक है। तो अभी हमें क्या याद रखना है और क्या नहीं याद रखना है, केवल ये बातें रखनी है इसमें। एक तो पहली बात ये याद रखनी है, दूसरी बात इसमें ये याद रखनी है, कभी भी किसी भी नियम में आपको चारचर्य नियम की पालना करने के लिए पूछा जाए तो आपको ये चेक करना है, ए एस्टिक बी एस्टिक सी कैसे चेक करना वो भी अपन समझेंगे बढ़िया एग्जाम्पल के माध्यम से। लेकिन कभी भी आपको चारचर्य एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी पूछ रहा है तो अपन जस्ट क्या कहेंगे कि भाई ए एस्टिक बी एस्टिक सी = ए एस्टिक बी एस्टिक सी, लेकिन कोष्टक एक बार बी और सी पर, एक बार ए और बी पर लगाएंगे, और ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो उस नियम की पालना करें अन्यथा नहीं। इसी प्रकार क्रम विनिमय में ए एस्टिक बी = बी एस्टिक ए, तो ये दोनों नियम की पालना कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो अपन एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। उनसे पहले अपन देख लेते हैं तस्मक अवयव के बारे में जानकारी। तस्मक अवयव द्विआधारिक संक्रिया का तस्मक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर बाइनरी ऑपरेशन। तो क्या लिखा है कि माना, अब मुद्दे की बात क्या पहले वो समझ लेते हैं। मुद्दे की बात केवल बस यही है, जो मैं कोष्टक बना रहा हूँ, ठीक है, बक्सा बना रहा हूँ, बक्से के अंदर लिखी हुई स्टार पॉइंट है, ठीक है। क्या है कि ए एस्ट्रिक ई, ए क्या है, कोई भी एस का एक सदस्य है, ई भी एस का ही सदस्य है, और ए एस्ट्रिक ई लेने पर वो ए प्राप्त हो रहा हो, या फिर ई एस्ट्रिक ए करने पर भी ए प्राप्त हो रहा हो, तो उस कंडीशन में जो ये ई है, ठीक है भाई, ए तो प्राप्त हो गया इधर, और जो प्राप्त नहीं हो रहा है, तो जो प्राप्त नहीं हो रहा उसको अपन क्या कहेंगे, तस्मक अवयव। क्लियर। अब जानकारी देखते हैं यहाँ पर। माना एस्टिक समुच्चय एस में एक विद्यमान द्विआधारिक संक्रिया है, डेफिनेशन है। माना एस में एक अवयव ई विद्यमान इस प्रकार है कि ए एस्टिक ई बराबर ए, या फिर ई एस्टिक ए बराबर बी ए है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस। तो अवयव ई को एस में एस्टिक संक्रिया के लिए, एस्टिक संक्रिया मतलब द्विआधारिक संक्रिया के लिए तस्मक अवयव कहते हैं। क्लियर। अपन सीधी जानकारी के अकॉर्डिंग जाने, सिंपल लैंग्वेज में सिखाऊं तो अपन मैं ये कहूँगा कि भाई दो संक्रियाओं
दो एलिमेंट के अंदर मैं एक संक्रिया करवाऊँ कि ए स्टिक ई बराबर ए, या फिर मैं कहूँ कि ए स्टिक टी बराबर टी कह दूँ, ए स्टिक ऐसा मैंने लिख लिया कि ए स्टिक टी बराबर टी, ठीक है, और इजिकल टी स्टिक ए बराबर भी टी, तो इसमें तत्समक अवयव कौन, तो इसमें तत्समक अवयव ए कहलाएगा। यानी कि जो प्राप्त हो रहा है वो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दोनों तरफ से आना चाहिए, या फिर दोनों ऑप्शनल है कि भाई ए स्टिक ई बराबर बी ए आना चाहिए और ई स्टिक ए बराबर बी ए आना चाहिए। जैसे आप हायर क्लास में पढ़ोगे बीएससी के लेवल पर, तो फिर इसको तो कहेंगे राइट हैंड ये कह देंगे आइडेंटिटी एलिमेंट, और इसको कह देंगे लेफ्ट हैंड आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। लेकिन अभी हमें केवल ये जानकारी रखनी कि ए स्टिक ई बराबर ए आ रहा है, इसका मतलब ए तो खुद ही आ रहा है और ई अपने लिए क्या कहलाएगा, तत्समक अवयव। क्लियर। तो इस प्रकार ये अपने सीख लिया कि द्विआधारिक संक्रिया का तत्समक अवयव क्या होता है, और तत्समक अवयव के बारे में कुछ थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। थोड़ी बहुत तो अपने जानकारी पहले से है ही। चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल। अपने यदि इंटीजर नंबर में देखा हो, पहला एग्जाम्पल है पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय। पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय जेड में देखो, योग के लिए और गुणन के लिए तत्समक अवयव और गुणन में तत्समक अवयव। योग के लिए तत्समक अवयव क्या हमने देखा था, 0, और गुणन के लिए 1। कैसे होते थे, तो आपके पास कोई भी एक नंबर है, कोई भी एक नंबर है, जैसे मैंने कह दिया कि भाई एक अपने पास नंबर है ए, ठीक है, किसका है, जेड का। उस ए में मैं क्या जोड़ूं ताकि मुझे ए प्राप्त हो जाए, तो 0 जोड़ोगे, तो इसका मतलब योज्य तत्समक क्या कहलाएगा, 0। या फिर ऐसा भी तो कर सकता हूँ कि 0 + ए बराबर, तो वो भी ए कहलाएगा। यानी कि योज्य तत्समक हमेशा फिक्स क्या था, 1 था, सॉरी 0 था। और गुणन तत्समक की बात करूं तो यदि मैं ए का 1 से मल्टीप्लाई करूं या फिर 1 का ए से मल्टीप्लाई करूं, आने वाला तो क्या है, ए ही है। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय जेड में योज्य तत्समक 0 और गुणन तत्समक 1 होता था। क्लियर। ये तो पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल ले कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में योग संक्रिया के लिए तत्समक अवयव विद्यमान नहीं है, परंतु गुणन संक्रिया हमेशा क्या होगा, 1। ठीक है, वो तो अपने आप कोई अलग अलग शेयर हो सकता है। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय की बात करें, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय की बात करूं, n की बात करूं, तो n में तो कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो क्या इसमें गुणन तत्समक होगा, गुणन तत्समक तो है, गुणन तत्समक तो है, कितना, 1 ही होगा। लेकिन योज्य तत्समक 0 होता है, और 0 क्या n में होता है, नहीं होता है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में योज्य तत्समक तो विद्यमान नहीं है, लेकिन गुणन तत्समक का विद्यमान है। अब कभी यदि मैं बात करूं परिमेय संख्याओं के बारे में, तो परिमेय संख्याओं के बारे में भी इस टाइप का कथन बना सकते हो आप कि परिमेय संख्याओं के समुच्चय Q में, परिमेय संख्याओं का समुच्चय अपने पास क्या होता है, Q, ठीक है, जिसमें पूर्णांक नंबर भी होंगे, दशमलव वाले नंबर भी होंगे। तो परिमेय संख्याओं के समुच्चय Q में द्विआधारिक संक्रिया इस प्रकार, यदि कोई एक नियम बना लिया कि a स्टिक b बराबर ab/2, ab/2, ये अपनी तरफ से नियम बनाया है, ठीक है। ऐसा कोई नियम बना के दे दिया कि a स्टिक b बराबर ab/2 के बराबर है, ठीक है, और फॉर ऑल ab बिलोंग्स टू Q, ठीक है। तो अब इसमें देखना है कि Q एक परिमेय संख्याओं का समुच्चय और उसमें एक नियम बना दिया कि a स्टिक b बराबर ab/2। तो इसमें क्या प्रतिलोम अवयव विद्यमान होगा, तो देखोगे आप कि यदि मैं a स्टिक 2 ले लूँ, ठीक है, तो क्या बनेगा, a की जगह तो a रखना है और b की जगह 2 रखना है, और बटे में 2 आ गया, तो क्या मिल गया आपको, a मिल गया। यानी कि बात समझ पा रहे हो कि a स्टिक e लेने पर आपको a मिल रहा है, a स्टिक e लेने पर आपको a मिल रहा है। इसका मतलब इसमें 2 क्या है, तत्समक अवयव। यदि बटे में 3 कर दूं तो यहाँ पर 3 तत्समक अवयव हो जाएगा, 4 कर दो तो 4 हो जाएगा। यानी कि जिसका बाइनरी ऑपरेशन करने पर वो सेम अवयव मिल रहा है, तो वही तो आपके लिए क्या कहलाएगा, तत्समक अवयव जो मिल रहा है, ठीक है, उसके लिए आपको ये वाला अवयव क्या कहलाएगा, तत्समक अवयव, ठीक है। अब देखते हैं अपन
प्रतिलोम अवयवों के बारे में जानकारी। और प्रतिलोम अवयव क्या है एक एक करके देख लेते हैं। इन्वर्स एलिमेंट, चौथा पॉइंट है। इन्वर्स एलिमेंट का मतलब क्या है कि आपके पास समुच्चय एस में एक द्विआधारिक संक्रिया है और ई क्या है, इसका तस्मक अवयव है। ठीक है, ये पहले से हमें जानकारी है, हमने कि तस्मक अवयव निकाल चुके हैं। तो फिर ए बिलोंग्स टू एस, ए एस का सदस्य है और एक एस में बी विद्यमान इस प्रकार है कि ए एस्टिक बी या फिर बी एस्टिक ए बराबर क्या मिल जाए, ई मिल जाए। बात समझ रहे हो कि आपके पास ए बी एस का सदस्य है, बी बी एस का सदस्य है, लेकिन ऐसा उन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर आपको ई मिल जाए। ठीक है, और ई क्या, ई तस्मक अवयव है, यानी कि आपको उन दो एलिमेंटों का बाइनरी ऑपरेशन करने पर आपको तत्समक अवयव मिल जाता है। तो फिर क्या कहेंगे, बी को ए का प्रतिलोम अवयव कहते हैं। तब बी है वो ए का प्रतिलोम अवयव कहलाएगा और उसको किससे दर्शाएंगे, ए इन्वर्स से दर्शाएंगे, क्योंकि ए का इन्वर्स है। एक स्टार पॉइंट में बात लिखी गई है कि यदि किसी अवयव में ए का प्रतिलोम अवयव एस में विद्यमान है, ठीक है, एक मतलब कोई भी अवयव एस का कोई भी अवयव का यदि प्रतिलोम अवयव भी एस में ही विद्यमान है तो फिर ए को व्युत्क्रमणीय अवयव कहेंगे, ए को व्युत्क्रमणीय अवयव कहेंगे। क्लियर, तो वहाँ पर ए क्या कहलाएगा, व्युत्क्रमणीय अवयव कहलाएगा, इन्वर्सेबल एलिमेंट। ठीक है, तो ए इन्वर्स एस में वो विद्यमान होना चाहिए। सिंपल सी बात मैं बोल रहा हूँ कि ए का प्रतिलोम अवयव एस में विद्यमान है। ठीक है, ए बी एस का कोई सदस्य है और उसका इन्वर्स लिया वो भी एस में ही विद्यमान है, तो फिर ए को व्युत्क्रमणीय अवयव कहेंगे, अन्यथा नहीं कहेंगे। क्लियर, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जिसमें ये चारों लोग आ जाए, क्रम विनिमय भी आ जाए, चाचरी भी आ जाए, ठीक है, और ये तस्मक अवयव भी आ जाए और प्रतिलोम अवयव भी आ जाए। ठीक है, तो अपने प्रश्नावली में से प्रश्न लेते हैं। प्रश्नावली 1.3 का ही कोई एग्जाम्पल लेते हैं, बढ़िया एग्जाम्पल। ठीक है, प्रश्नावली 1.3 में से हमने 2 एग्जाम्पल पहले सोल्व कर चुके हैं। दो क्या, पहला एग्जाम्पल अभी जस्ट सोल्व किया है लास्ट वीडियो में, तो अब दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं मैं। और दूसरे एग्जाम्पल में आपको कहा है कि भाई कि क्रम विनिमय या फिर चाचर्य है या नहीं। ठीक है, तो पहले तो इन दो नियमों की जानकारी लेते हैं कि क्रम विनिमय और चाचर्य है या नहीं। तो क्रम विनिमय के लिए अभी हमें क्या याद रखना है, क्रम विनिमय के लिए अपन 2 पॉइंट याद रखना है, ए एस्टिक ए बराबर बी एस्टिक ए होना चाहिए, और चाचर्य में ए एस्टिक बी एस्टिक सी बराबर ए एस्टिक बी एस्टिक सी बराबर, पहले तो ये कोष्टक लगा दो और बाद में ये कोष्टक लगा दो, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। ये अपन जांच करेंगे और किस प्रकार जांच करते हैं वो अपन देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 में। दूसरे का पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि एन में एस्टिक जहां ए एस्टिक बी बराबर 2 की पावर ए बी। क्लियर, मैं अब जस्ट समझाने वाला हूं कि ये किस प्रकार काम करेंगे इसमें। तो यहाँ पर इसको कैसे रीड करेंगे, आपके पास कोई भी 2 एलिमेंट किसके हैं, एन के हैं, और वो किस प्रकार ऑपरेट होते हैं, वो 2 की पावर में चढ़ जाते हैं गुणा के रूप में, 2 की पावर a गुणा b लिखा जाता है। यदि यहाँ पर n का कोई भी 2 अवयव 3 गुणा 7 है, ठीक है, 3 और 7 है, तो वो क्या बनेगा, 2 की पावर 3 गुणा 7 यानी कि 2 की पावर 21 बन जाएगा। क्लियर, तो इस प्रकार ये ऑपरेट होने का आपको निर्देश दे रहा है। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। पहले देखते हैं क्रम विनिमय। ठीक है, तो सबसे पहले तो कहेंगे कि भाई ए बी एन का सदस्य, बी बी एन का सदस्य, नो प्रॉब्लम। तो फिर कहेंगे ए एस्टिक बी बराबर 2 की पावर ए बी। खुद ही प्रश्न कह रहा है कि इस प्रकार ऑपरेट होता है, 2 की पावर ए बी। फिर अपन क्या निकालेंगे, बी एस्टिक ए, तो बी एस्टिक ए बी तो क्या आएगा, 2 की पावर बी ए। अरे 2 की पावर बी आता नहीं आता है, बी और ए या फिर ए और बी के बीच में साइन किसका है, मल्टीप्लाई का साइन है, गुणन का साइन है। और अपन ने नियम में स्पीसिकार अपन जानते भी हैं कि भाई प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में गुणन संक्रिया क्रम विनिमय नियम की पालना करती है।
ऑलरेडी करती है, 3 गुना 4 कहूँ या 4 गुना 3 कहूँ 12 होता है। तो उसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि a गुना b और b गुना a तो बराबर है। तो यहाँ पर तो मैं लिखूँगा कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में गुणन संक्रिया क्रम विनिमय नियम की पालना करती है। बरोबर। तो ये क्या बन जाएगा, अतः b एस्टिक a बराबर b 2 की पावर ab, तो अपन कह सकते हैं तो a एस्टिक b बराबर b एस्टिक का a। ठीक है, लास्ट में लिख लूँगे अतः एस्टिक या क्रम विनिमय नियम की पालना करती है। क्लियर। तो ये मैंने सिखा दिया कि वाकई में कि क्रम विनिमय को किस प्रकार चेक करेंगे। ठीक है, तो कोई इसमें फर्जीवाड़ा तो होगा नहीं। ऐसे मत मानना कि a गुना b और b गुना a बराबर, अपन तो जानते हैं, लेकिन उसको लिख के बताना पड़ेगा कि हकीकत में बराबर क्यों। हकीकत में बराबर होने का कारण तो आपके सामने यही तो आया है कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में गुणन संक्रिया है वो क्रम विनिमय नियम की पालना करती हैं। चलिए अब देखते हैं चारचर्य नियम की। तो चारचर्य नियम किस टाइप से काम होगा, तो अपने देखते हैं, पहले लिख लेते हैं कि चारचर्य नियम तो वो होता है कि a एस्टिक b एस्टिक का c। ठीक है, तो सबसे पहले तो a एस्टिक b एस्टिक c को चेक करते हैं और यहाँ पर कोष्टक लगा दिया। ठीक है, अब आपको तो क्या समझना है, आपके पास 2 संक्रिया है। कितनी संक्रिया है, 2 अवयव है। पहला अवयव ये और दूसरा अवयव पूरा कोष्टक। ठीक है, पहला अवयव तो ये कोष्टक, ये अकेला अवयव a और फिर दूसरा अवयव ये पूरा कोष्टक। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। और ये किस प्रकार ऑपरेट होता है वो तो प्रश्न में ले रखा है कि पहला अवयव और दूसरा अवयव और 2 की पावर में दोनों का मल्टीप्लाई। तो ये किस प्रकार ऑपरेट होगा, 2 गुना a इंटू a एस्टिक का b एस्टिक c हो जाएगा, b एस्टिक का c। दोबारा लिख लेते हैं, ये बन जाएगा 2 इंटू टू की पावर में a इंटू b एस्टिक c। ठीक है, तो ये जैसा लिखा हुआ है कि भाई पहला अवयव और दूसरा अवयव दोनों a की पावर में मल्टीप्लाई के रूप में लिखे जाते हैं। ठीक है, अब रही बात वापस इसको सोल्व करने की, तो ये बन जाएगा 2 की पावर a और ये वापस किस प्रकार ऑपरेट होगा, b एस्टिक c की जगह में क्या लिखूंगा, b एस्टिक c, यानी कि 2 अवयवों का वापस एस्टिक कैसे खुलेगा, 2 की पावर में उन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 2 की पावर में bc आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2 की पावर bc। ठीक है, तो ये इस प्रकार ऑपरेट होगा। बात समझ पा रहे हो। तथा a एस्टिक b एस्टिक c, अब की बार a और b के लगा देते हैं। ठीक है, a एस्टिक b एस्टिक c और a और b के लगा दिया, तो वापस किस प्रकार ऑपरेट होगा, पहले तो 2 की पावर a एस्टिक b मल्टीप्लाई c। ठीक है, तो 2 की पावर, अब की बार 2 की पावर क्या बन जाएगी, ab और मल्टीप्लाई c। तो क्या ये दोनों दिखने में एक जैसे हैं, कोई लेना देना नहीं है। इसके ऊपर 2 की पावर bc और इसके ऊपर 2 की पावर ab है, या मल्टीप्लाई a और यहाँ c है, तो कोई लेना देना नहीं है। अतः a एस्टिक b एस्टिक c नॉट इक्वल a एस्टिक b एस्टिक c। अतः क्या लिख लेंगे, n में a एस्टिक बराबर 2ab एस्टिक एक चारचर्य नियम की पालना नहीं करता है। तो यहाँ पर क्रम विनिमय नियम की तो पालना हो रही है, लेकिन चारचर्य नियम की पालना नहीं हो रही है। ये जस्ट एग्जांपल, आपको समझने में थोड़ा मजा आया होगा, लेकिन और भी देखते हैं अगला एग्जांपल। जैसे जैसे एग्जांपल समझोगे तो अपने आप दिमाग में क्लियर होता जाएगा। ऐसे अपने पास एग्जांपल अब की बार 5 है। ठीक है, तो मैं कुछ एक एग्जांपल सोल्व करूँगा। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। सेकेंड एग्जांपल अपने पास है, n में एस्टिक है जहाँ a एस्टिक b बराबर किस प्रकार ऑपरेट हो रहा है कि a प्लस b प्लस a स्क्वायर b। ठीक है, ये अपने आप में इसका नियम है कि आपके पास कोई भी 2 अवयव होंगे तो उन दोनों की पहले जोड़ कर दो, प्लस पहले का स्क्वायर गुणा दूसरा लिख लो। ठीक है, ये प्रश्न कह रहा है। देखते हैं सबसे पहले क्रम विनिमय।
क्रम विनिमय, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले तो देखते हैं कि ए स्टिक बी की वैल्यू क्या है। तो अपन कहेंगे तो सेम टू सेम प्रश्न लिख रहा है, ए प्लस बी ए स्क्वायर बी, ठीक है। और बी स्टिक ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी प्लस ए, क्या होगी नहीं होगी, बी प्लस ए। पहला अवयव ये कह रहा कि पहला अवयव फिर दूसरा अवयव, तो इधर मैंने पहला अवयव बी लिखा, दूसरा अवयव ए लिखा, प्लस पहले का स्कोर यानी कि बी का स्कोर और दूसरा अवयव का गुणा। तो अतः स्पष्ट है कि ए स्टिक बी नॉट इक्वल टू बी स्टिक का ए, कोई लेना देना नहीं है। ये भले बराबर है आगे वाला पोर्शन, लेकिन ये तो गड़बड़ कर रहा है, इधर ए का स्कोर हो रहा है, इधर बी का स्कोर हो रहा है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं चार्ज-सीरी नियम की। चार्ज-सीरी नियम में क्या होता है, अपन कहेंगे ए स्टिक बी स्टिक सी, ठीक है। पहले तो बी स्टिक सी को काम कर देते हैं। तो अब इसमें अपन किस प्रकार ऑपरेट करेंगे मेरे भाई, समझना बहुत इजी तरीके से। तो वो कह रहा कि पहला अवयव सेम टू सेम प्लस दूसरा अवयव अपने पास क्या बी स्टिक सी है, प्लस पहले का स्कोर यानी कि ए का स्कोर, ठीक है, इंटू दूसरा अवयव, ठीक है। अब वापस मैं इसको ऑपरेट करूँगा, ठीक है, थोड़ा मुश्किल काम होता है लेकिन काम आसान बनाएंगे। ए बी स्टिक सी वापस इसी टाइप से ऑपरेट करोगे, पहला अवयव प्लस दूसरा अवयव, तो पहला अवयव क्या बी प्लस दूसरा अवयव सी, फिर पहले अवयव का स्कोर दूसरा अवयव सेम टू सेम, ये तो इसका कोष्टक खोल दिया, प्लस ए स्कोर। और ये किस प्रकार वापस खोलेगा, बी स्टिक सी, तो बी स्टिक सी जैसा ये खोला है, तो बी प्लस सी प्लस बी स्कोर सी, ठीक है। तो ये बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी स्कोर सी, ये बन जाएगा ए स्कोर बी प्लस ए स्कोर सी प्लस ए स्कोर बी स्कोर सी, ठीक है। कोई मेरे हिसाब से कॉमन तो नहीं है, लेना देना नहीं है। अब देखते हैं वापस ए स्टिक बी स्टिक सी, ए और बी पर लगा के, तो वापस पहला अवयव बोले तो ए स्टिक बी प्लस दूसरा अवयव सी, ठीक है, पहले अवयव का स्कोर यानी कि ए स्टिक बी का होल स्कोर और दूसरा अवयव का गुणा सी। अब इसको ऑपरेट कर देते हैं। अब ए स्टिक बी कैसे खुलेगा, वापस वही ए स्टिक बी, तो ये सेम टू सेम लिखा हुआ है, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी ए स्कोर बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस ए स्कोर बी का होल स्कोर इंटू सी। तो थोड़ा तो इसको मैं ऑपरेट कर देता हूँ, ये बन जाएगा ए प्लस बी प्लस ए स्कोर बी प्लस सी, ठीक है। तो आप देखोगे कि ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी भी ए स्कोर बी भी है, हो सकता है बराबर आ जाए, तो इसका स्कोर खोल के भी काम करेंगे। तो स्कोर खोलना थोड़ा आसानी है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्कोर है, तो ए स्कोर प्लस बी स्कोर प्लस सी स्कोर, तो सी स्कोर यानी कि इसकी घात 4 हो जाएगी, इसका बन जाएगा स्कोर प्लस 2ab, ठीक है। तो 2ab, अब मुझे तो ये ए की घात 4 बी स्कोर कहीं नज़र नहीं आ रहा है, तो कोई लेना देना नहीं है, तो 2ab, ठीक है, 2 टाइम ए बी प्लस बी सी, इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर ए सी, फिर आप सी से मल्टीप्लाई करोगे, तो ऐसा करने से ये और ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आएंगे। तो ए स्टिक बी स्टिक सी नॉट इक्वल टू ए स्टिक बी स्टिक सी, ठीक है। अतः ये भी चार्ज-सीरी नियम की पालना नहीं करता है। तो अपन क्या लिख लेंगे कि एन में, या न तो एन में ये जो एस्टिक है कि ए स्टिक बी बराबर ए प्लस बी प्लस ए स्कोर बी, न तो क्रम विनिमय नियम की पालना कर रहा है और ना ही चार्ज-सीरी नियम की पालना कर रहा है। अब एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको लिखा हुआ कि जेड में ए स्टिक बी बराबर ए माइनस बी, ठीक है। तो जस्ट फटाफट समझ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्रम विनिमय, तो ए स्टिक बी बराबर ए माइनस बी और बी स्टिक ए बराबर पहला अवयव में से दूसरा अवयव घटाना, तो बी माइनस ए। तो क्या ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों इक्वल होते हैं, नहीं होते हैं? तो ये कभी भी नहीं होंगे। ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, अतः ए स्टिक बी नॉट इक्वल टू बी स्टिक ए। सिंपल सी बात है कि ए में से बी घटाओगे और बी में से ए घटाओगे तो कभी भी इक्वल नहीं आएंगे। जेड में ऐसा संभव ही नहीं है। जेड का आपके दिमाग में जेड बोले तो पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, 3 में से 4 घटाओ और 4 में से 3 घटाओ, बराबर नहीं आते। क्रम विनिमय नियम की पालना नहीं करता है और चार्ज-सीरी नियम की पालना करता नहीं करता वो भी चेक कर देते हैं।
चारचरी नियम। ठीक है, चारचरी नियम में क्या होगा, ए एस्टिक बी एस्टिक सी बराबर। तो पहले तो इसको चेक करते हैं कि पहला अवयव में से दूसरा अवयव घटाना, ये इस प्रकार ऑपरेटर होता है ए माइनस बी से, यानी कि पहले अवयव में से दूसरा अवयव घटाना, ए माइनस बी एस्टिक सी। ठीक है, वापस बी एस्टिक सी को चेक कर देते हैं, ए और बी माइनस सी, क्या लिखोगे, ए माइनस बी प्लस सी। फिर वापस ए एस्टिक बी एस्टिक सी, पहले अवयव में से दूसरा अवयव घटाना है, तो ए एस्टिक बी में से क्या घटाना है, सी घटाना है। ठीक है, तो इसको कैसे ऑपरेट करोगे, ए में से बी घटाओगे माइनस सी, तो ये बन जाएगा ए माइनस बी माइनस सी। तो क्या ये दोनों इक्वल है, ए माइनस बी प्लस सी है, इधर ए माइनस बी माइनस सी है, तो दोनों इक्वल है ही नहीं, तो फिर ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे। तो यहाँ पर क्या लिख लूँगे कि ए माइनस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी, अतः ए एस्टिक बी एस्टिक सी नॉट इक्वल टू इसके। ठीक है, अतः ये भी चारचरी नियम की पालना नहीं करता है। एग्जाम्पल नंबर 4 ले लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, क्यू में एस्टिक जहाँ ए एस्टिक बी बराबर ए बी प्लस वन, ए बी प्लस वन, ए बी प्लस वन लिखा हुआ है मेरे दोस्तों, ये समझ में आ जाना चाहिए। क्रम विनिमय नियम की पाल करते हैं पहले तो। क्रम विनिमय में क्या हो रहा है, क्या ए एस्टिक बी इज इक्वल टू ए बी प्लस वन लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। बी एस्टिक ए करूँगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी गुणा ए प्लस वन आ जाएगा, दोनों पहले का मल्टीप्लाई गुणा दूसरे का मल्टीप्लाई। फिर अपन क्या लिखेंगे कि क्यू परिमेय संख्याओं में गुणन संक्रिया क्या क्रम विनिमय नियम की पालना करती है। अरे मेरे भाई, यदि आपके पास कोई भी दो परिमेय संख्या 2 गुणा 3 इंटू 3 गुणा 7 है, ठीक है, तो 3 गुणा 7 इंटू 2 गुणा 3 करोगे, दोनों का आंसर सेम आएगा। परिमेय संख्याओं में गुणन क्रम विनिमय नियम की पालना होती है, तो फिर वहाँ लिखोगे ये ए बी प्लस वन के भी बराबर होता है, फिर हो जाएगा ए एस्टिक बी बराबर बी एस्टिक ए। इसका मतलब ये क्रम विनिमय नियम की पालना करता है। चारचरी नियम की पालना देखते हैं। चारचरी नियम में तो देखते हैं सबसे पहले ए एस्टिक बी एस्टिक सी। ठीक है, अब तो मेरे हिसाब से दिमाग में बैटरी होगी कहानी की किस प्रकार हमें काम करना है। तो किस प्रकार ऑपरेट हो रहा है, ये पहले का गुणा दूसरे का गुणा प्लस वन, तो पहला कौन है इसमें ए, गुणा दूसरा कौन है बी एस्टिक सी प्लस वन। तो किस प्रकार ऑपरेट होगा, ए फिर वापस बी एस्टिक सी में, तो वापस बी सी प्लस वन और ऑल प्लस वन, तो ये क्या बन जाएगा ए बी सी प्लस ए प्लस वन। फिर देखते हैं ए एस्टिक बी एस्टिक सी। ठीक है, ए एस्टिक बी एस्टिक सी की बात करते हैं, तो इसमें पहला इंटू दूसरा, तो पहला क्या है ए एस्टिक बी, दूसरा क्या है सी प्लस वन। फिर ए एस्टिक बी किस प्रकार खुलेगा, तो वो खुलेगा ए बी प्लस वन गुणा सी प्लस वन। किस प्रकार ऑपरेट होगा अब, तो देख लो, ए बी का सी से गुणा यानी कि ए बी सी प्लस वन, तो ये तो प्लस ए आ रहा है, इधर प्लस सी आ रहा है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये चारचरी नियम की पालना नहीं करता है, तो फिर काम खत्म हो जाएगा। तो 5वां एग्जाम्पल आपको स्वयं करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए आज के लिए अपन एक लास्ट क्वेश्चन और कर देते हैं, बढ़िया एग्जाम्पल है। प्रश्नावली का तीसरा प्रश्न है, तो सिंपल सा काम है, लेकिन उसमें अपन चारों काम करेंगे। प्रश्न ये कि पूर्णांक संख्या z के समुच्चय में एक द्विआधारिक संक्रिया ए एस्टिक बी बराबर ए प्लस बी प्लस वन फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड में परिभाषित है। तो फिर वहाँ पर आपको ये सिद्ध करना कि ये क्रम विनिमय और चारचरी नियम की दोनों की पालना करती है, और फिर आपको यहाँ पर तत्समक अवयव और इसका प्रतिलोम अवयव भी ज्ञात करना है यदि विद्यमान है तो अपन एक एक करके जांच कर लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे इसके क्रम विनिमय नियम की पालना। क्लियर, क्रम विनिमय, तो क्या होगा, ए एस्टिक बी बराबर लिखा हुआ है अपने पास ए प्लस बी प्लस वन। ठीक है, बी एस्टिक ए बराबर एवं बी एस्टिक ए बराबर, ये प्रश्न मैं बिल्कुल सीरियस कर रहा हूँ काम। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार करना आपको भी। तो बी एस्टिक ए बराबर क्या बन जाएगा, बी प्लस ए प्लस वन। फिर यहाँ पर क्या लिख लूँगे कि जेड में या फिर पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय में योग क्रम विनिमय नियम की पालना करता है। सही बात है, 3 + 4 7,
और 4 + 3 7, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसका मतलब ये लिख सकते हो कि बी एस्टिक बराबर ए प्लस बी, क्रम विनिमय नियम की पालना करता मतलब बी प्लस ए को ए प्लस बी कह सकते हैं, ठीक है। और ऐसा कह सकते हैं तो फिर अपन लिख सकते हैं अतः ए एस्टिक बी बराबर क्या हो जाएगा, बी एस्टिक का ए। अतः एस्टिक में, एस्टिक मतलब द्विआधारिक संक्रिया में क्रम विनिमयता नियम की पालना होती है, ठीक है। ये जानकारी पूरी लिख ली। अब अपन देखते हैं इसमें चारचरी नियम। तो चारचरी के लिए मैं अभी बार बार सीखा कि ए एस्टिक बी एस्टिक सी, पहले तो इसका काम करते हैं फिर दूसरे का काम करेंगे। तो ए एस्टिक बी एस्टिक सी में किस प्रकार काम करते हैं देखिए दोस्तों। तो अपना जो नियम था ओरिजिनल वो क्या था, ए एस्टिक बी बराबर ए प्लस बी प्लस 1, यानी कि पहला सदस्य प्लस दूसरा सदस्य और प्लस 1 करना है। तो इसी प्रकार इसमें भी ये काम होगा, पहला सदस्य कौन ए, दूसरा सदस्य कौन, तो बन जाएगा ए एस्टिक बी एस्टिक सी में, यानी कि पहला सदस्य प्लस दूसरा सदस्य प्लस 1, तो वही पहला सदस्य कौन अपने पास ए और दूसरा सदस्य बी एस्टिक सी, ठीक है, प्लस 1। अब वापस यही ऑपरेट होगा ए प्लस बी, तो ये किस प्रकार, पहला सदस्य प्लस दूसरा सदस्य प्लस 1 प्लस 1, तो कुल मिला के ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी क्या बन जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस 1 तो ये प्लस 2 बन जाएगा। फिर अपन वापस बात किसकी करेंगे, एवं ए एस्टिक बी एस्टिक सी, तो अब की बार ये बन जाएगा यहाँ पर, तो वापस किस टाइप से ऑपरेट होगा, तो ये बन जाएगा पहला सदस्य प्लस दूसरा सदस्य प्लस 1, वही जैसा वो ऊपर नियम कह रहा है उसी हिसाब से ऑपरेट करना है। तो ये भी एस्टिक में है तो इसका ऑपरेट वापस करना होगा, तो ये बन जाएगा पहला सदस्य प्लस दूसरा सदस्य प्लस 1 फिर प्लस सी प्लस 1, तो वापस ये क्या बन जाएगा टोटली ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अतः ए एस्टिक बी एस्टिक सी इसका रिजल्ट्स और ए एस्टिक बी एस्टिक सी इसका रिजल्ट इक्वल है। अतः एस्टिक में एक चारचरी संक्रिया की पालना करता है, ठीक है, चारचरी नियम की पालना करता है, चारचरी संक्रिया नहीं चारचरी नियम की पालना करता है। चलिए अब तो ये तो सिद्ध हो गया कि क्रम विनिमय नियम की भी पालना कर रहा है और चारचरी नियम की पालना कर रहा है। अब अपन देखते हैं अगला स्टेप। अगले स्टेप पे हमें सीधा सीधा निकालना, हमेशा प्रतिलोम अवयव से पहले हमेशा तस्मक अवयव निकालना ही पड़ेगा। तो तस्मक अवयव किस हिसाब से निकालेंगे वो चेक करते हैं। तस्मक अवयव, तस्मक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट, और आइडेंटिटी एलिमेंट निकालने के लिए हमने एक बात आपको बताई थी, किस टाइप से निकाल सकते हैं कि ए एस्टिक ई बराबर ए मिलना चाहिए, ठीक है। आपको उसी अवयव का ई से एस्टिक लेना है, उसके साथ कोई ऑपरेशन करना है और वह यदि ए मिल रहा है तो फिर वो बाइनरी ऑपरेशन कौन से नियम की पालना करता है, तस्मक अवयव की। या फिर ये सिखा था कि ई एस्टिक ए बराबर भी ये होना चाहिए। तो अपन इसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बोलो ए एस्टिक ई बराबर ए लिखा हुआ है। ए एस्टिक ई किस हिसाब से ऑपरेट होता है, पहला अवयव प्लस दूसरा अवयव प्लस 1 बराबर ए, ठीक है, बराबर ए तो है ही, लेकिन ए एस्टिक ई किस हिसाब से ऑपरेट होगा, वो इस नियम से, पहला अवयव प्लस दूसरा अवयव प्लस 1, पहला अवयव प्लस दूसरा अवयव प्लस 1। देखो ई प्लस 1 ए माइनस ए शून्य, ई बराबर क्या आ गया -1। तो ये जो ई की वैल्यू है वो आपके लिए क्या कहलाएगी, तस्मक अवयव। तो प्रतिलोम अवयव की बात, ठीक है, प्रतिलोम में क्या विद्यमान होगा, प्रतिलोम अवयव। प्रतिलोम अवयव के लिए आपने ई तो निकाल दिया पहले से ही, तो अपने प्रतिलोम अवयव की परिभाषा ये होती है कि ए एस्टिक बी बराबर क्या मिलना चाहिए, ई मिलना चाहिए। तब अपन कहेंगे बी है वो ए का प्रतिलोम होगा। तो अपने पास ई की वैल्यू है, ए और बी की अपने पास मान ज्ञात करने। तो चलो चेक करते हैं कि ए एस्टिक बी किस हिसाब से ऑपरेट होता है।
तो ए स्टिक भी तो होता है ए प्लस बी प्लस 1 के हिसाब से, और ई की वैल्यू -1 आ गई, तो ए प्लस बी बराबर कितना आ गया, +1 बराबर -1, तो ए प्लस बी बराबर हो जाएगा -2। ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, तो b इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, -2 माइनस का a, तो b इज इक्वल टू बन जाएगा 2 + a माइनस के साथ, तो b को अपन क्या कहेंगे, a इनवर्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, 2 + a माइनस के साथ। तो -2 + a अपने के लिए क्या कहलाएगा, प्रतिलोम अवयव। किसका प्रतिलोम अवयव, तो अपन कहेंगे ए का प्रतिलोम अवयव, और ए का प्रतिलोम अवयव भी किस में विद्यमान है, जेड में विद्यमान है। और जो अपने पास तस्मक अवयव आया है ई की वैल्यू, वो भी जेड के अंदर ही विद्यमान होना अनिवार्य है, बिल्कुल होना अनिवार्य है। हमने तस्मक अवयव की डेफिनेशन समझी थी, उसमें आप चेक करोगे तो ई अवयव खुद एस का एलिमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर एस किसकी तरह काम कर रहा है, जेड की तरह काम कर रहा है, तो जेड के अंदर अपने ये सब कुछ चेक किया, और इसमें हमारे पास क्या क्या बातें प्रूफ होगी कि क्रम विनिमय और चाचरी नियम की पालना करता है, तत्सम का अवयव ई प्राप्त हो गया, और ए इनवर्स की वैल्यू ये प्राप्त होगी। अब आपको आगे क्या काम करना है वो अपन कुछ चर्चा कर देते हैं। एक तो आपको 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करना है, ठीक है, और इसकी जो एग्जाम्पल्स है, जो भी आपके पास एग्जाम्पल्स मिल जाए उन सभी को सोल्व करना है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं देख रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 11, 12 एंड 13, ठीक है, 11, 12 और 30, ये 3 एग्जाम्पल और ये क्वेश्चन सोल्व कीजिए। और इसमें से यदि कोई प्रॉब्लम आपके आ रही है तो वो मुझे बता दीजिए, वो प्रॉब्लम प्लस मेरे हिसाब से जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकते हैं और आपकी प्रॉब्लम, तो अगले वीडियो अपन 30 मिनट के आसपास बनाएंगे, ताकि उसमें आपकी इसमें से कोई प्रॉब्लम और अतिरिक्त प्रश्न विविध के हैं, मुझे जो भी बढ़िया प्रश्न लगेंगे और भी कोई अतिरिक्त बढ़िया प्रश्न होगा पूरे टॉपिक में से, उस प्रश्न पर अपन चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।